अपना सेकेंड लास्ट चैप्टर बचता है रिवीजन का, बराबर, फिर चैप्टर 9, एंड फिर बाकी तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, मैं रिपीट कर रहा हूं, बाकी सारे चैप्टर्स जो है वो दिए हुए ऑलरेडी। सो माहौल बन जाएगा आपका। ओके, सो अभी मेरा प्यारा प्यारा बच्चा मस्त तो सुनने का, समझने का, एकदम आग लगा देनी है अभी। अब ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, अब आपको डर लगता है इस चैप्टर से, पता नहीं क्यों, क्योंकि सर हमको आईटी से बचपन से डर लगता है, तो सर ये चैप्टर भी वैसा ही है, तो हम लोग को बस डरना है, बराबर। एक मस्त आराम से गहरी सांस लो, बराबर, और मस्त पढ़ते हैं फिर। यो, चलो लेट्स रॉक। ओके, चलो ओके, चलो चैप्टर 6, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। चैप्टर 6 की बात कर रहे हैं अभी। चैप्टर 6 ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं अभी। अब एकदम मस्त माहौल ध्यान से जमाना है अभी, अपने को फोकस करना है एकदम अच्छे से, ठीक है ना, बिल्कुल भी यहां वहां ध्यान भटकाना नहीं है। ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, जहां जरूरत होगी वहां चार्ट्स बनाऊंगा, जहां जरूरत नहीं होगी वहां सिर्फ आपको रीड करके समझाऊंगा उसको, ठीक है ना। छोटू सा चैप्टर है, एकदम मस्त है, एकदम आसान है। चलिए बॉस, सो व्हाट इज एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। अब देखो, ऑटोमेटेड की जब बात करते हैं, एकदम अभी ध्यान से सुनिएगा, मस्त है एकदम। ऑटोमेटेड की जब बात करते हैं, सो ऑटोमेटेड मतलब अपन क्या कहते हैं, यहां आना चाहिए मैंने, ओके। ऑटोमेटेड मतलब क्या कहते हैं भैया, ऑटोमेटेड मतलब ऑटोमेटिक। ऑटोमेटेड मतलब क्या कहते हैं, ऑटोमेटिक, समथिंग विच हैपेंस ऑन इट्स ओन, मतलब सारा जो प्रोसेसिंग जो है ना, वो सब अपने आप एक साथ हो जाता है, उसको अपन क्या कहते हैं, ऑटोमेटिक। So an automated environment basically refers to a business environment where the business process, operations, accounting and decisions are carried out by computer systems. अब आप समझने की कोशिश करिएगा, एकदम सिंपल सी बात है बॉस, कि जब अपन ये ई कॉमर्स वेबसाइट्स जो है, ये अमेजोन की बात करें या अपन फ्लिपकार्ट की बात करें, बराबर, तो अपने को ये सब जो चीजें हैं, अमेजोन बोलो, फ्लिपकार्ट बोलो, तो ये सारी जो चीजें हैं, आप समझो एकदम सिंपल सी बात है, इनका जो काम काज है ये क्या होता है, ऑटोमेटिकली होता है ना। द एंटायर प्रोसेस, ऑपरेशंस, अकाउंटिंग, डिसीजंस, सब कुछ, मतलब आप समझो कि आपने पूरा जो ये ऑपरेशन है, कि स्टॉक अवेलेबल है या नहीं है, उसको सेल करना है, उसका ट्रैकिंग वगैरह, ये सिस्टम के पूरे ऑपरेशंस और ये सिस्टम के पूरे प्रोसेसेस खुद ब खुद करता है सिस्टम। उसका आपने जैसे ही परचेस ऑर्डर, मतलब आपने जैसे ही परचेस का ऑर्डर आपने प्लेस कर दिया, आपको इमीडिएटली परचेस बिल आपको आ जाता है, उनका सेल वहां पे रिकॉर्ड हो जाता है। एवरीथिंग, एवरीथिंग हैपेंस व्हाट, इमीडिएटली, देन एंड देयर इटसेल्फ, बराबर। डिसीजंस कि वेदर द स्टॉक इज अवेलेबल और नॉट अवेलेबल, बराबर के नहीं, फिर उसके बाद वो कोड लगाने के बाद इतना डिस्काउंट लगाना है आपने, सो ये पूरे डिसीजंस भी है, ये सिस्टम खुद ब खुद ले लेता है, बराबर। सो आप समझने की कोशिश कीजिए, द पोडा, बराबर के नहीं, पोडा, PODA, पोडा, द प्रोसेस, ऑपरेशंस, डिसीजंस एंड अकाउंटिंग, द प्रोसेस, ऑपरेशंस, डिसीजंस, बराबर के नहीं, ये पूरा का पूरा जो कामकाज है ये कौन करता है, ये सिस्टम करता है। आई बात समझ में। एंड दिस सिस्टम एज वी कॉल इट एज द इंफॉर्मेशन सिस्टम्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT। आई बात समझ में आपको। सो द प्रोसेस, ऑपरेशंस, अकाउंटिंग एंड डिसीजंस इज डन बाय the computer systems, and these computer systems are nothing but called as information systems or information technology। तो ये आपके लिए एक एमसीक्यू में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वेयर द प्रोसेस, ऑपरेशंस, अकाउंटिंग एंड डिसीजंस आर डन बाय द कंप्यूटर सिस्टम इटसेल्फ। अब इसके की फीचर्स क्या क्या है, अब आप करना, सिंपल सी बात है, की फीचर्स क्या है इसके। अगर आप कोई भी यही अमेजोन, फ्लिपकार्ट, अभी बहुत ही आपने शॉपिंग किया होगा इन दिनों, फेस्टिवल सेल वगैरह चल रहे थे, तो कुछ किया होगा, कुछ देखा होगा आपने, तो आपको दिखेगा कि इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है। सो अगर आप देखोगे कि सबसे पहले ये क्या है, फास्टर बिजनेस ऑपरेशंस होता है इसके अंदर, मतलब वो ऐसे रुकता नहीं है कि आप अगर अमेजोन खोलोगे, वेबसाइट देखोगे, वो बोलेगा चल ये है, इसके बाद वो ऑटोमेटिकली आपको क्या देगा, वो आपको सजेशंस देगा, और क्यों होगा, ये भी प्रोडक्ट अवेलेबल है, जिस यूजर ने ये खरीदा है उसने उसके साथ ये भी खरीदा है। आप समझ रहे बात को।
सो यहां पे आप समझने की कोशिश कीजिए, इट एनेबल्स व्हाट, फास्टर बिजनेस ऑपरेशंस। फास्ट बिजनेस ऑपरेशंस होते हैं, इमीडिएटली परचेस, इमीडिएटली सेल, ट्रैकिंग आईडी, इनवॉइसिंग, एवरीथिंग इज व्हाट इमीडिएटली ऑन द गो। आई बात समझ में आपको? सो इट इज व्हाट फास्टर बिजनेस ऑपरेशंस। साथ ही साथ सेकंड क्या कहते हैं, इट इज व्हाट एक्यूरेट इन डेटा प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटेशन। आप अगर वो प्रोमो कोड डालोगे तो आपको डिस्काउंट इमीडिएटली मिलेगा, वो उसका प्रोसेसिंग के लिए टाइम नहीं, उसको किसी को पूछना नहीं पड़ेगा, इमीडिएटली देन एंड देयर होगा। फिर उसके बाद लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस वो ताकत रखता है साइमल्टेनियसली प्रोसेस करने के लिए। जैसे अपन देखते हैं ना बिग बिलियन सेल, अरे बिग बिलियन सेल मतलब बिलियन ऑफ कस्टमर्स, बिलियंस ऑफ वेंडर्स, बिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस। तुम इमेजिन करो इतने सारे लोग एक साथ एक समय पे ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, बट उनका सिस्टम अभी भी तगड़ा है और सब कुछ प्रोसेस कर रहा है। इंसान होता तो कहां से करता बे? इंसान होता तो पॉसिबल है क्या? इट इज नॉट पॉसिबल। आई बात समझ में आपको? सो आप समझने की कोशिश करिए, वो लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस को भी प्रोसेस करता है। देयर इज इंटीग्रेशन ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस। अब आप बिजनेस ऑपरेशंस आप समझिएगा कि उनका जो लॉजिस्टिक्स वाला जो पार्ट है, उनका जो इन्वेंट्री वाला जो पार्ट है, बराबर के नहीं, और उनका जो सेल वाला जो पार्ट है, बराबर, ये सारे जो बिजनेस ऑपरेशंस है, बराबर के नहीं, ये सारे के सारे जो बिजनेस ऑपरेशंस है, दे ऑल आर व्हाट कंबाइंड, इट इज व्हाट इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट बिजनेस ऑपरेशंस। सारे के सारे मर्ज हो गए ना। लॉजिस्टिक्स वाला बोल रहा है क्या ट्रैकिंग हो रहा है, इन्वेंट्री बोल रहा है स्टॉक अवेलेबल है या नहीं है, सेल वाला बोल रहा है हाँ बेच दिया है भाई। आप समझने की कोशिश करो, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में आपके सारे जो बिजनेस ऑपरेशंस है ना, एक साथ इकट्ठा, क्या बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पे मर्ज हो जाते हैं। आई बात समझ में आपको? एकदम सिंपल सी बात है। फिर उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं, देयर इज व्हाट बेटर सिक्योरिटी एंड कंट्रोल्स ना रे भाई, देयर इज व्हाट बेटर सिक्योरिटी एंड कंट्रोल्स है। मतलब यहां पे आप समझो कि कोई भी, मतलब जैसे आपकी दुकान लूट नहीं सकता है यहाँ पे, हाँ सिंपल सी बात है। हम लोग इंक्रिप्शन इतना स्ट्रांग रख सकते हैं, सो देयर इज बेटर सिक्योरिटी एंड कंट्रोल, प्लस देयर इज व्हाट लेस प्रोन टू ह्यूमन एरर्स। लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ऑन द गो अवेलेबल है, स्टॉक कितना अवेलेबल है, स्टॉक कितना अभी रीऑर्डर कितना करना चाहिए, जो आप सप्लाई चेन मैनेजमेंट आईटी में पढ़ते हो, बराबर। एंड प्लस देयर इज व्हाट कनेक्टिविटी एंड नेटवर्किंग कैपेबिलिटी, जो आप पढ़ते हो ना, ईआरपी, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, बोलो यस और नो। सो कनेक्टिविटी एंड नेटवर्किंग है। So these are the features of what the automated environment। जमी क्या बात, तो बताओ क्या क्या होता है ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के अंदर? सो भैया इट इज व्हाट फास्ट एक्यूरेट, इट इज व्हाट फास्ट एक्यूरेट, लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा प्रोसेस कर सकता है, बिजनेस ऑपरेशंस को इंटीग्रेट कर दिया है, सिक्योरिटी फीचर्स भी अच्छे हैं, ह्यूमन एरर्स कम हो सकते हैं, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, कनेक्टिविटी एंड नेटवर्किंग कैपेबिलिटीज भी है। तो अगर मैं आपको यहां पे इसके फीचर्स अगर मैं आपको बताऊं, सो अगर मैं आपको इसके फीचर्स, चलिए एवरीवन फोकस करना, अगर मैं आपको इसके फीचर्स बताऊं तो हम लोग क्या कहते हैं इसके फीचर्स को, कि सर इसमें जो है ना कनेक्टिविटी एंड नेटवर्किंग कैपेबिलिटी है सर। यस वेरी गुड। सो कनेक्टिविटी एंड नेटवर्किंग कैपेबिलिटी के वजह से क्या होता है, बताइए क्या होता है? सो भैया यहाँ पे कनेक्टिविटी और नेटवर्किंग कैपेबिलिटी के वजह से सर ये जो है ना हमें लेटेस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, क्योंकि सर इसका कनेक्शन सब जगह जुड़ा हुआ है ना सर, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है सर, बराबर, एकदम फटाफट लेटेस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, बहुत बढ़िया। सो अब लेटेस्ट इंफॉर्मेशन कनेक्टिविटी एंड नेटवर्किंग की वजह से लेटेस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है, कनेक्टिविटी एंड नेटवर्किंग के वजह से आप समझने की कोशिश कीजिए सर, ये जो है ना एकदम ध्यान से देखना, कनेक्टिविटी और नेटवर्किंग के वजह से ये क्या करता है सर, इंटीग्रेशन ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस भी करता है सर, ये इंटीग्रेशन ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस, हाँ सर ये इंटीग्रेशन करता है बिजनेस ऑपरेशंस को। सो ये इंटीग्रेशन होने के वजह से अब क्या क्या फायदा होगा, इंटीग्रेशन के वजह से क्या क्या फायदा होगा सर बताओ? सर इंटीग्रेशन के वजह से है ना, एकदम सिंपल सी बात है, ये क्या कर सकता है, लार्ज वॉल्यूम ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस, लार्ज वॉल्यूम ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन सर हैंडल कर सकता है। ये पॉइंट नंबर 1, लार्ज वॉल्यूम ऑफ व्हाट, बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैंडल कर सकता है, पॉइंट नंबर 1, एकदम सिंपल सी बात है। यस। फिर उसके बाद सर सेकंड पॉइंट क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ बिजनेस के वजह से जब ये लार्ज वॉल्यूम ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैंडल करता है ना सर, बराबर के नहीं, उसमें हम लोग क्या देखते हैं साथ ही साथ सर, उसके अंदर है ना बेटर
सिक्योरिटी भी है, सब इंटीग्रेशन होने की वजह से देयर इज व्हाट बेटर सिक्योरिटी। और सर बेटर सिक्योरिटी के वजह से मालूम है सर आपको, सर मालूम है आपको यहां पे बेटर सिक्योरिटी कैसे, देयर इज लेस प्रोन टू ह्यूमन एरर्स। हाँ, लेस प्रोन टू ह्यूमन एरर्स, एकदम सिंपल सी बात है सर। और साथ ही साथ सर इसके अंदर जो है ना सर जी, सर इसके अंदर क्या है, एक्यूरेसी भी है। सर इसके अंदर क्या है, एक्यूरेसी भी है। एकदम सही है ना। सो यहां पे आप समझने की कोशिश कीजिए, लेस प्रोन टू ह्यूमन एरर्स है बराबर, और एक्यूरेसी भी है, एकदम सही बात है। और लार्ज लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के वजह से यहां पे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शन जो अपने होते हैं ये कैसे होते हैं, एकदम फास्टर होते हैं। बोलो यस और नो, बोलो। खत्म होगी क्या पॉइंट्स, कितने पॉइंट्स हो गए अपने, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने पॉइंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, खत्म। बोलो यस और नो, बोलो यस और नो, बोलो यस और नो। एकदम सही है ना, बोलो यस और नो, एकदम सही है ना, बोलो परफेक्ट है एकदम, डन। सो बताओ मुझे व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। चलिए एकदम डन डन डन। सो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ दिस बिजनेस ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। सो सर देयर इज, इसके अंदर जो है ना सर कनेक्टिविटी एंड नेटवर्किंग कैपेबिलिटी है बराबर, कनेक्टिविटी एंड नेटवर्किंग कैपेबिलिटी है, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है सर इसके अंदर हमें बराबर, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन की वजह से फास्टर अपना काम होता है, इंटीग्रेशन ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस है, लार्ज वॉल्यूम ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैंडल कर सकता है, बेटर सिक्योरिटी है, बेटर सिक्योरिटी की वजह से एक्यूरेसी है एंड लेस प्रोन टू ह्यूमन एरर्स है बराबर, एकदम सही बात है, परफेक्ट है, डन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इज व्हाट, रेलेवेंस ऑफ आईटी इन एन ऑडिट। अब रेलेवेंस ऑफ आईटी इन एन ऑडिट, अब एग्जांपल्स के थ्रू अगर समझेंगे तो बहुत मजा आएगा। अब यहां पे हम लोग क्या कहते हैं भाई, रेलेवेंस ऑफ आईटी इन एन ऑडिट, एक एक पॉइंट आप एकदम आराम से मन लगा के समझो। फर्स्ट, देयर इज व्हाट कंप्यूटेशन एंड कैलकुलेशंस इन इट, क्या कहते हैं, कंप्यूटेशंस एंड कैलकुलेशंस जो होते हैं ऑटोमेटिकली कैरिड आउट। तो जैसे सिंपल एग्जांपल है, जैसे अपन बात करते हैं ना बैंक इंटरेस्ट जो कैलकुलेट करना है, भाई सिस्टम ऑटोमेटिकली करता है। अब क्वार्टर हो गया ना, एक क्वार्टर खत्म हो गया ना भाई, उसके बाद इमीडिएटली सिस्टम क्या करेगा भाई, बैंक इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देगा, सिस्टम खुद ही कैलकुलेट करेगा। उसके अंदर डेटा फिट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एवरेज बैलेंस सेट है उसके अंदर, बस बात खत्म हो गई। आपका क्या हो जाएगा, कंप्यूटेशन कैलकुलेशन सिस्टम खुद ऑटोमेटिकली करके दे देगा। फिर उसके बाद अकाउंटिंग एंट्रीज आर पोस्टेड ऑटोमेटिकली, अकाउंटिंग एंट्रीज आर पोस्टेड ऑटोमेटिकली। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, अमेजोन से जब आप कोई चीजें परचेस करते हो बराबर के नहीं, आप देखोगे या फ्लिपकार्ट से आप परचेस करो या कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट से आप परचेस करो, आप समझो इमीडिएटली आपको वो इनवॉइस आ जाता है, इमीडिएटली इनवॉइस आ जाता है, और उनके सिस्टम में इमीडिएटली, इसका मतलब ही क्या हो गया, वो सेल बुक हो गया। सो अकाउंटिंग एंट्रीज आर पोस्टेड व्हाट ऑटोमेटिकली, कंप्यूटेशन कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली होता है, सारे एंट्रीज क्या होते हैं, ऑटोमेटिकली पोस्ट होते हैं। बहुत सी बार आप समझने की कोशिश कीजिए, बिजनेस पॉलिसीज जो है ना, दे आर अप्लाइड व्हाट ऑटोमेटिकली, बिजनेस पॉलिसीज जो है ना वो ऑटोमेटिकली अप्लाई करी जाती है। अब जैसे आप समझने की कोशिश कीजिएगा, जैसे यहां पे अगर आप कभी एग्जाम्पल, अभी आप समझो, अगर आप एग्जाम्पल देखोगे तो सिस्टम जो है ना आपको देखेगा, आपको बोलेगा आपके लिए प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड्स है, आपके लिए प्री अप्रूव्ड होम लोन्स है बराबर के नहीं। मतलब आप समझने की कोशिश करो, यहां पे ये बहुत, अगर आप पापा मम्मी से भी पूछोगे ना, सो अगर आप बैंक इंटरनेट बैंकिंग यूज करोगे और आपकी मतलब एफडीज है, आपका अच्छा खासा बैलेंस है, तो आपको ऑटोमेटिकली उसके अंदर है ना आपको आएगा कि देर आर सर्टन प्री अप्रूव्ड ऑफर्स आपको आ जाती है, प्री अप्रूव्ड ऑफर्स आपको आ जाती है। मतलब प्री अप्रूव्ड ऑफर्स में प्री अप्रूव्ड आपके लिए कार लोन आ जाता है, आपको प्री अप्रूव्ड कार लोन है, या प्री अप्रूव्ड आपको होम लोन है बराबर। मतलब आपको कुछ है ना डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली प्री अप्रूव्ड है। अब ये प्री अप्रूव्ड वाला डिसीजन लिया कौन बे, ये प्री अप्रूव्ड वाला डिसीजन लिया कौन कि इसको भाई दे दो, इसको कार लोन दे दो, इसको होम लोन दे दो, कोई टेंशन नहीं है, इसको जो है ना क्रेडिट कार्ड दे दो, इसको कोई इससे डॉक्यूमेंट मत लो, इससे इससे इसको इतना क्रेडिट कार्ड ले लो। आप समझने की कोशिश कीजिए, ये सारा का जो सारा कामकाज है ना, ये सारा का सारा जो कामकाज है ना, ये सारा कामकाज कौन करता है, ये सारा कामकाज सिस्टम करता है, सिस्टम सिस्टम करता है पूरा। वो देखेगा कि अच्छा ये जो अकाउंट होल्डर है ना, इस अकाउंट होल्डर, आप समझो बात को,
इस अकाउंट होल्डर के पास जो है ना इतना यूजुअली बैलेंस होता है, इतना यूजुअली इसका ट्रांजैक्शन होता है, इसने इतने एफडीज करके रखा है, इतना इसके पास अपने बैंक के पास इसका पैसा अवेलेबल है, बराबर, इसका ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा है। तो वो सिस्टम पूरा कैलकुलेशन करके क्या कर देता है, ऑटोमेटिकली क्या करता है, पॉलिसीज बना लेता है, डिसीजंस ले लेता है कि भाई इसको इतना इतना पैसे का आप लिमिट दे सकते हो। आई बात समझ में? सो बिजनेस पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स जो है ना दे आर ऑटोमेटिकली अप्लाइड। तो क्या क्या सिस्टम ऑटोमेटिकली करता है यहाँ पे, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली बताओ बच्चों क्या क्या करता है, कंप्यूटेशन कैलकुलेशंस कर लेता है सिस्टम, सिस्टम अकाउंटिंग एंट्रीज पोस्ट कर लेता है आपके लिए, बिजनेस पॉलिसीज और डिसीजंस भी सिस्टम ले लेता है, साथ ही साथ रिपोर्ट्स यूज्ड इन बिजनेस आर आल्सो प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सिस्टम्स। अब रिपोर्ट्स जो है ना, आप समझो बात को, रिपोर्ट्स भी कौन जनरेट करता है, सिस्टम जनरेट कर देता है। अब अगर मुझे रिपोर्ट चाहिए कि मेरा सेल जो है ना कितना हुआ है, बराबर, ये सिस्टम से आएगा पूरा पूरा, बराबर, कि मेरा कितना सेल हुआ है आज तक का, कितने 1 अप्रैल से लेके अभी तक कितने ऑर्डर्स अपन ने बेचे हैं, बराबर, कौन से स्टेट में बेचा है, सब कुछ मेरे को सिस्टम देगा। या अगर मैं सिस्टम को बोलूं मुझे एक्सेप्शनल रिपोर्ट्स दे कि कहां पे मेरा बैंक मतलब क्या बोलते हैं उसको, कहां पे ओवर डेटर का बैलेंस क्रेडिट में चला गया है, नेगेटिव बैलेंस है, या क्रेडिट का बैलेंस क्रेडिटर का बैलेंस डेबिट दिख रहा है, तो सिस्टम मुझे ये रिपोर्ट्स खुद ब खुद दे देगा। सो मैनेजमेंट उन रिपोर्ट्स को इस्तेमाल करते हुए क्या करेगा, अपने कुछ डिसीजंस लेगा। सो ये रिपोर्ट्स भी क्या होता है, ये रिपोर्ट्स भी सिस्टम खुद ही जनरेट कर लेता है। आई बात समझ में? सो यहां पे हम लोग क्या देखते हैं, बिजनेस पॉलिसीज है, रिपोर्ट्स है, जैसे अपन क्या कहते हैं इसको, एक्सेप्शन रिपोर्ट्स की बात करेंगे, एक्सेप्शन रिपोर्ट्स की बात करेंगे। जैसे कि कुछ अगर मुझे दिखता है कि जहां कहां पे मेरा कैश बैलेंस नेगेटिव जा रहा है, डेटर्स का बैलेंस नेगेटिव जा रहा है, क्रेडिटर्स का बैलेंस नेगेटिव जा रहा है, सिस्टम मुझे वो इंफॉर्मेशन दे देगा। साथ ही साथ यूजर का एक्सेस एंड सिक्योरिटी आर कंट्रोल्ड by assigning system roles to users. For example, segregation of duties can be enforced effectively. आई बात समझ में आपको? सेग्रीगेशन ऑफ सिस्टम के अंदर हम लोग ड्यूटीज को सेग्रीगेट कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, यूट्यूब की बात करते हैं। अब यूट्यूब का जब मैं यूज कर रहा हूं तो मुझे फुल एक्सेस है, बट अगर और कोई दूसरा व्यक्ति है, मेरा स्टाफ जो है, अगर वो यूज करेगा तो उसको लिमिटेड यूज होगा यूट्यूब का। ऐसा एक्सेस कंट्रोल भी हम लोग दे सकते हैं कि तुम्हें लिमिटेड एक्सेस होगा, तुम्हें फुल एक्सेस होगा। आई बात समझ में? सिस्टम के अंदर ये सब चीजें पॉसिबल है। अब आप समझने की कोशिश कीजिएगा, एकदम सिंपल सी बात है बॉस, एकदम सिंपल सी बात है। अब जैसे हम लोग बिजनेस में कितना सारा आईटी यूज कर रहे हैं ना अपन, बराबर के नहीं, हम लोग कितना सारा आईटी यूज कर रहे हैं अपन सिस्टम के अंदर, बोलो यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हाँ जी सर, कितना यूज कर रहे हैं आईटी? सर हम लोग कॉम्प्यूटेशंस कैलकुलेशंस के लिए यूज कर रहे हैं सर आईटी, हम लोग अकाउंटिंग एंट्रीज पोस्ट कर रहे हैं ऑटोमेटिकली थ्रू आईटी, हम लोग बिजनेस पॉलिसीज ले रहे हैं थ्रू आईटी, सर आईटी सिस्टम अपने को रिपोर्ट्स भी जनरेट करके दे रहा है, सर सिक्योरिटी कंट्रोल भी आईटी में लगती है सर, मतलब आज के तारीख में अपना जो पूरा का पूरा जो बिजनेस है वो किस पे डिपेंडेंट है बॉस, वो पूरा का पूरा डिपेंडेंट है आईटी के ऊपर, है ना? सही बात है ना एकदम? सो इस वजह से क्या होता है ना मेरा बाबू, आप समझने की कोशिश करो, कंपनीज नो डाउट डिराइव बेनिफिट फ्रॉम द आईटी। आई बात समझ में? अब काम की बात बोल रहा हूं, एकदम समझने की कोशिश करिएगा। जब कंपनीज को फायदा होता है आईटी से, बराबर, जो वो यूज करते हैं, बराबर, क्योंकि उनके सारे बिजनेस ऑपरेशंस आईटी के माध्यम से चल रहे हैं। सो आप समझने की कोशिश करो, आपको नहीं लगता है कि जब कंपनीज आईटी को बिजनेस में यूज कर रहे हैं, जर्नल एंट्रीज को पोस्ट करने के लिए, कैलकुलेशंस करने के लिए, डिसीजंस लेने के लिए, तो हमें एज एन ऑडिटर आईटी सिस्टम को चेक करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? सर बस क्या सर, करना पड़ेगा ना, बिल्कुल भी करना पड़ेगा, एकदम सही बात है। सो आप समझने की कोशिश कीजिए, इसीलिए ऑडिटर्स को आईटी सिस्टम्स चेक करने पड़ते हैं, इसीलिए सिस्टम ऑडिट करना पड़ता है। क्योंकि आप समझने की कोशिश कीजिए, अगर आईटी कंट्रोल्स बेकार है, सिस्टम कंट्रोल्स अगर बेकार है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट जनरेट हो जाएगा ना? बोलो यस और नो? यस। और उसके वजह से अपना फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी अफेक्ट हो जाएगा। इसीलिए अपने को उन रिस्क को आइडेंटिफाई, असेस करना बहुत जरूरी है। आई बात समझ में आपको? डन है एकदम? यस, परफेक्ट है। इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों, आईटी सिस्टम्स का ऑडिट अपने को करना पड़ेगा। परफेक्ट है एकदम? यस, एकदम सही बात है। अब यहां से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब अपन क्या कहते हैं, अब अपने को समझ में आ गया कि अपने को आईटी बिजनेस में यूज होता है, इसके लिए हम लोग को सिस्टम्स ऑडिट हम लोग को करना बहुत जरूरी है। परफेक्ट एकदम? यो सर। अब यहां से अपन बात करते हैं सिचुएशंस इन विच आईटी विल बी रिलेवेंट टू एन ऑडिट। अब हम लोग क्या कह रहे हैं यहां पे,
एक सेकेंड ना, चलो ठीक है। तो यहां पे आप समझने की कोशिश कीजिए, यहां पे सिचुएशंस इन विच आईटी विल बी रेलेवेंट। अब कौन से सिचुएशंस में आईटी विल बी रेलेवेंट टू एन ऑडिट, अब आप समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन क्या है उसके ऊपर फोकस करना, अभी क्वेश्चन क्या है बॉस उसके ऊपर फोकस करना। अब अपने को क्या कहते हैं, अब अपने को क्या कहते हैं बॉस कि, एक सेकेंड, हाँ जी, ओके। सो अब हमें क्या देखना है, सिचुएशंस इन विच आईटी विल बी रेलेवेंट टू एन ऑडिट। अब कौन से सिचुएशंस में अपने को आईटी रेलेवेंट होगा इन एन ऑडिट। मतलब अब आप समझने की कोशिश कीजिए, एकदम एकदम आराम से समझो कि हम लोग जब ऑडिट कर रहे हैं, अब क्वेश्चन को समझना, यहां तक समझ में आ गया कि सिस्टम्स ऑडिट करना क्यों जरूरी है, ये पॉइंट समझ में आ गया। अब सेकंड पॉइंट जो अभी अपन पढ़ रहे, ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझो, आपको समझ में आएगा इसका आंसर क्या है, बराबर के नहीं। सो यहां पे आप समझिएगा बॉस कि यहां पे ऑडिटर है, आप यहां पे ऑडिटर है, बराबर है, और यहां पे ये ऑर्गेनाइजेशन है, यहां पे ये ऑर्गेनाइजेशन है। अब आपको इस ऑर्गेनाइजेशन का करना है ऑडिट, बराबर। अब आपको इस ऑर्गेनाइजेशन का करना है ऑडिट, बट जब आपको ऑडिट करना है ना इसका, आप बोलते हो कि मेरे को ऑडिट में भी आईटी यूज करने का है। अब आप क्या बोल रहे हो, जब मैं ये ऑडिट कर रहा हूं ना, तो मेरे को इस ऑडिट में भी आईटी यूज करने का है साहब। तो सवाल यह है कि कौन से सिचुएशंस में मैं आईटी को यूज करूं ऑडिट करने के लिए। आई यू गेटिंग माई पॉइंट। सो क्वेश्चन क्या है यहां पे, व्हाट आर द सिचुएशंस इन विच आईटी विल बी रेलेवेंट टू एन ऑडिट। ए, समझ रहा है बात, आपको समझ आ गया, आपको क्वेश्चन समझा गया, यस और नो बताओ फटाफट। Question is very important. See, once you understand the questions now, the topic becomes really very easy. The problem what lies with you guys is what, you don't focus upon understanding the question, you just focus upon the answer, making the situations very complex. फोकस करो, क्वेश्चन समझ में आया क्या कि ऑडिटर को ऑर्गेनाइजेशन को ऑडिट करने का है साहब, बट अब सवाल क्या है, उसको ऑडिट में आईटी यूज करने का है, बराबर के नहीं। तो कौन से सिचुएशन में वो आईटी को यूज करेगा जाके, कब करने का मेरे को आईटी यूज। तो अब आप समझो भाई, अब देखो आप समझने की कोशिश कीजिए। अब एकदम सिंपल है, अब सिंपल है एकदम। अरे अब वो जो सिस्टम्स और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, सिस्टम्स एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का भयंकर यूज करता है ऑर्गेनाइजेशन अपने धंधे में ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम्स और सॉफ्टवेयर का भयंकर यूसेज करता है। अरे यार, अब जब वो आदमी, वो बिजनेसमैन खुद अगर सिस्टम्स और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को अपने धंधे में यूज कर रहा है, तो बॉस मेरे को भी आईटी को यूज करके ही तो मेरे को काम करना पड़ेगा ना। अरे वो अगर सिस्टम्स यूज कर रहा है तो मुझे भी सिस्टम्स की यूज करके, मतलब क्या बोलते हैं उसको, जहर ही जहर को काटता है, बराबर के नहीं। तो वैसे ही सिस्टम ऑडिट कर रहे, सिस्टम में अगर उनका धंधा चल रहा है तो मुझे भी क्या करना है, सिस्टम्स को ही यूज करना पड़ेगा ना। पॉइंट नंबर वन क्लियर एकदम, पॉइंट नंबर वन क्लियर एकदम। हाँ, फिर उसके बाद सेकंड क्या कहते हैं, उनका बिजनेस एकदम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रांजेक्शन है। कॉम्प्लेक्सिटी हैज इंक्रीज मल्टीपल सिस्टम नेटवर्क ऑफ सिस्टम। जैसे बैंक्स की बात करें, एग्जांपल किसकी बात करते हैं अपन यहाँ पे, एग्जांपल यहाँ पे अपन लेते हैं बैंक्स की, और कितना कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रांजैक्शन है रे, तुम समझ रहे क्या, बैंक्स में कितना कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रांजैक्शन है। मतलब आप समझने की कोशिश करो, आप एक तो एटीएम से पैसा आप विड्रॉ, अब कहां कहां जगह जगह से मल्टीपल सिस्टम्स, नेटवर्क ऑफ सिस्टम्स, आप एटीएम से पैसा निकालते हो, आप बैंक से काउंटर से पैसा निकालते हो, अब आपका बेस ब्रांच नहीं, आप कोई दूसरे ब्रांच से निकालते हो, अब दूसरे बैंक के एटीएम से पैसा निकालते हो। अरे मां कसम, इन सब चीजों का इंटीग्रेशन और इस सब का बराबर से अकाउंटिंग प्रोसेसिंग सब बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इसके लिए सिस्टम बराबर से होना चाहिए कि नहीं चाहिए, होना चाहिए सर। तो अब ऑडिट करने के लिए मैं एक इंसान मैन्युअली ये सब काम तो नहीं देख सकता ना बॉस, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा सर, मुझे आईटी का सहारा लेना
पड़ेगा। आई बात समझ में आपको? बोलो यस और नो। परफेक्ट एकदम। सो यहां पे मुझे जब मेरा क्लाइंट जब बहुत ज्यादा सिस्टम्स और एप्लीकेशंस को यूज करता है, मेरे क्लाइंट के अगर ट्रांजैक्शंस कॉम्प्लेक्स नेचर के है, उसका धंधा अगर हाई टेक नेचर का है, दैट इज टेलीकॉम यूज कर रहा है, ई कॉमर्स यूज कर रहा है, तो भाई आप समझो मेरे को ई कॉमर्स, मेरे को अगर उसका बिजनेस वैसा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? आईटी को यूज करना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ बिजनेस इज हाई, वॉल्यूम ऑफ बिजनेस अगर हाई है उसका, जैसे इंश्योरेंस है, बैंकिंग है, रेलवे टिकटिंग है, तो मैं एक एक ट्रांजैक्शन, आप समझ रहे हो क्या? अब जैसे अगर टेलीकॉम की बात करें ना, वॉल्यूम ऑफ बिजनेस, इतने जियो के इतने सारे सब्सक्राइबर्स, उसमें इतने सारे बिल्स, मतलब अगर उसके बिलियन सब्सक्राइबर्स है, बिलियन सब्सक्राइबर्स में से बिलियन बिल्स एवरी मंथ इनटू 12 मंथ्स, कितने सारे इनवॉइसेस होंगे। और ये तो सिर्फ क्या उनका सेल होगा, बाकी जो उनका डेटा शेयरिंग जो होगा, उनके जो पेमेंट्स होंगे वो सब अलग ना। तो भाई ट्रांजैक्शंस इज व्हाट टू हाई, तो मुझे सिस्टम्स को यूज करना ही पड़ेगा, उसके बगैर मेरे पास कोई ऑप्शंस नहीं है। आई बात समझ में? उसके बाद अपन बात करते हैं कंपनी की पॉलिसी कंप्लायंस। कंपनी चाहती है कि हमारे सिस्टम्स ऑडिट हो, हमारे सिस्टम्स रोबस्ट हो रहे, हमारे सिस्टम में कहीं पे भी कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, वो एकदम अप टू डेट होने चाहिए, वायरस से प्रोटेक्टेड होने चाहिए, थ्रेट से प्रोटेक्टेड होने चाहिए। और वो प्रोटेक्शन देने के लिए आपको सिस्टम्स चेक करना पड़ेगा, तो सिस्टम्स को चेक करने के लिए सिस्टम्स का सहारा ही तो यूज करना पड़ेगा ना भाई। सही बात है ना एकदम। फिर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट से कानून बोलता है सिस्टम्स को चेक करो, बराबर के नहीं? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है, आपको खुद को आपके ऑडिट की एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस बढ़ानी है तो आप यूज करिए। आई बात समझ में आपको? सो आप क्वेश्चन को समझो कितना आसान है, कौन से सिचुएशंस में आईटी हमें यूज होगा कि भाई अगर मेरा क्लाइंट है वो खुद ही सिस्टम्स और एप्लीकेशंस को ज्यादा यूज करता है, उसके धंधे का नेचर कॉम्प्लेक्स है, हाईटेक है, वॉल्यूम ऑफ बिजनेस है, मुझे अपनी ऑडिट की एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस बढ़ानी है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, कंपनी का पॉलिसी है, भाई साहब आप समझ रहे हैं क्या बात को? इन सिचुएशंस में अपन आईटी को यूज करेंगे। डन है एकदम? बोलो यस और नो। यस, परफेक्ट है। यहां से आगे बढ़ते हैं, अब आपको एक बात समझ में आ गई ना? अब आपको एक बात, अभी स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, एकदम मस्त मजा आएगा। अब आपको एक बात तो समझ में आ गई है कि ऑर्गेनाइजेशंस धंधे में आईटी यूज करते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस यूज आईटी इन देयर बिजनेस। पॉइंट क्लियर है एकदम? यस सर। अपन को अगर ऑडिट करना है तो वी कैन यूज आईटी व्हाइल कंडक्टिंग द ऑडिट, ये भी बात क्लियर है। तो अब जब मियां बीवी राजी, तो भैया अपन ने क्या करना है? अपन ने मारनी है बाजी। अब वो क्या करना है? अपन अपना ऑडिट जो करता है ना, उस तरीके से अपन ने अपना ऑडिट करना है। और ऑडिट में सबसे पहले अपन ने क्या करना है भाई? अब मुझे ऑडिट करना है ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में, तो मुझे सबसे पहले क्या करना है? सिंपल सी बात है, उनके ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट को समझना है। एकदम आराम से कॉन्सेप्ट पे फोकस करो भाई, ऑडिट का एकदम बेसिक ए टू जेड। अगर मुझे अब ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में ऑडिट करने का है तो मुझे पहले उनका ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट समझना पड़ेगा। बोलो यस और नो। बोलना पड़ेगा यस और नो आपको, एकदम सिंपल सी बात है भाई। अगर मैं ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में काम कर रहा हूं तो सिंपल सी बात है, मुझे ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट को समझना पड़ेगा। सो माय फर्स्ट पॉइंट ओवर हियर इज आई हैव टू अंडरस्टैंड एंड डॉक्यूमेंट बराबर दी ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। यही बात तो अपन कैसे करते हैं? ऐसे नंबर 315 में अपन करते हैं ना, उसमें अपन क्या बोलते हैं? आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट, बराबर। और जो भी आपने अंडरस्टैंडिंग किया है ऐसे 230 में आप क्या करते हो? उसे डॉक्यूमेंट करते हो। बस यहां पे एंटिटी और एनवायरनमेंट के जगह, जो एनवायरनमेंट है मैनुअल एनवायरनमेंट के जगह, अब अपन क्या करते हैं? ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं भाई। बस खल्लास, एकदम सही बात है। सही बात है ना एकदम? यस। तो इसमें अपन क्या क्या समझेंगे? तो सबसे पहले आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि इंफॉर्मेशन सिस्टम, कौन से इंफॉर्मेशन सिस्टम आप यूज करते हो। अब मुझे अंडरस्टैंडिंग किसका किसका लेने का है। अब भाई तुम कौन से इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज करते हो? आपके पास जो प्रोसेस है ना आपका, वो प्रोसेस, ऑपरेशन, फिर उसके बाद डिसीजन, अकाउंटिंग, जो अपन ने शुरुआत में पढ़ा था ना। तो अपने को क्या समझना है कि हाउ इज योर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम है कैसा, क्या क्या है आपके इंफॉर्मेशन सिस्टम में, किस तरीके से आप समझो। अंडरस्टैंडिंग किसका लेना है? इंफॉर्मेशन सिस्टम बीइंग यूज्ड, मतलब मुझे इसके अंदर समझना है कि भाई साहब आपके क्या प्रोसेसेस होते हैं इसके अंदर, भाई साहब आपके क्या ऑपरेशंस होते हैं,
कैसा ये इंफॉर्मेशन सिस्टम डिसीजन लेता है और आपके इसके अंदर अकाउंटिंग किस तरीके से होता है। आप समझ रहे मेरी बात को, आप समझ रहे मेरी बात को। हाँ, इंफॉर्मेशन सिस्टम मुझे उसको समझना है, कैसा ये प्रोसेस करता है, कैसा ऑपरेट करता है, कैसा डिसीजन लेता है, कैसा अकाउंटिंग करता है, भाई सब समझना है। फिर उसके बाद मुझे समझना है कि भैया इसका पर्पस क्या है, काहे लगाए हो इसको। फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल पर्पस के लिए, मतलब आप समझने की कोशिश कीजिए, एम्प्लॉयज का अटेंडेंस मार्क करने के लिए लगाए हो कि सेल्स को बुक करने के लिए लगाए हो। अभी एम्प्लॉय का अटेंडेंस है, नॉन फाइनेंशियल टर्म है, बट आप उसमें आईटी यूज कर रहे हो आप, हाँ जी, बट आप सेल्स बुक करने के लिए जब सिस्टम यूज करते हो तो सर ये फाइनेंशियल हो गया कि नहीं हो गया। सो आपको समझना है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि आप इस इंफॉर्मेशन सिस्टम का पर्पस क्या है, ये काहे लगाए हो आप, फाइनेंशियल पर्पस है या नॉन फाइनेंशियल पर्पस है, आखिर क्यों, आखिर क्यों, बराबर, ये आपको समझना है। फिर उसके बाद अपन चर्चा करते हैं इसका लोकेशन। भैया इसका लोकेशन, इसका लोकेशन मतलब ये लोकेशन ऑफ आईटी सिस्टम, कि भैया ये लोकल छे के ग्लोबल छे। सर मतलब क्या बोल रहे हो, अरे भैया आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि यहां पे आपका लोकेशन ऑफ आईटी सिस्टम मतलब ये सेंट्रली है या ये सब जगह फैला हुआ है, बराबर के नहीं। मतलब आपका लोकेशन ऑफ आईटी सिस्टम मतलब आपका ये लोकल एरिया, आप पढ़ते हो ना लैंड वैन मैन, लैंड मैन मैन, पढ़ते के नहीं, पढ़ते के नहीं। हाँ सर पढ़ते हैं ना हम लोग, सर अभी याद नहीं आ रहा है, बट सर ऐसा सुना सुना है, सुना सुना नहीं, सुना सुना। सो अपना लोकेशन कैसा है, वो अपने एक ही बिल्डिंग में है क्या, एक ही शहर में है क्या, या पूरा वर्ल्ड वाइड है क्या। तो आप समझने की कोशिश कीजिए उसका लोकेशन कहाँ है, उसका लोकेशन कहाँ है, लैंड वैन एंड मैन, बराबर। फिर उसके बाद उसका आर्किटेक्चर, एकदम आर्किटेक्चर, जाके आर्किटेक्चर देखने का, डेस्कटॉप बेस्ड है, क्लाइंट सर्वर है, वेब एप्लीकेशन है, क्लाउड बेस्ड है। आर्किटेक्चर कैसा है, मतलब आपका जैसे अभी डेस्कटॉप, अभी अपना ये जो सिस्टम चल रहा है ये क्लाउड बेस्ड चल रहा है, यहाँ पे यूट्यूब के सर्वर पे जा रहा है, सर्वर से यहाँ से आपके आपके सिस्टम में दिख रहा है, तो ये क्लाउड बेस्ड हो गया ये, बराबर। वेब एप्लीकेशन जो अपन ने फाउंडेशन के बैचेस लिए वो एप्लीकेशन पे लिए अपन ने, बराबर के नहीं, ओटीटी बैच अपन ने लिए। तो आर्किटेक्चर सिस्टम कैसा है तुम्हारा, बराबर। फिर उसके बाद वर्जन, बराबर के नहीं, वर्जन कौन से आप अपडेट करते रहते हो ना, तो अगर आपका पुराना वर्जन है तो उसमें रिस्क बहुत ज्यादा है, लेटेस्ट वर्जन है तो रिस्क कंपैरेटिवली लो है, तो आप वर्जन कौन सा यूज कर रहे हो वो भी आप देखते हो। जैसे आप अगर कभी भी आप देखोगे कोई बोलेगा यार मेरा ये जो ना ऐप है ना बार बार क्रैश हो रहा है यार, मेरा ऐप बार बार दिक्कत दे रही है यार, तो आप आपके दोस्त को बोलते और तूने अपडेट किया क्या, उसमें नया अपडेट आया, उसमें नया अपडेट आया। तो आप समझने की कोशिश करो, वर्जन रिड्यूस, द लेटेस्ट वर्जन रिड्यूसेस द रिस्क, द ओल्डर वर्जन पोजेसेस मोर रिस्क। आई बात समझ में। तो आपको अंडरस्टैंडिंग लेने का है कि बॉस आपको कौन सा आपका, आप कौन सा वर्जन यूज कर रहे हो। फिर उसके बाद अपन बात करते हैं इंटरफेस विद द सिस्टम्स। इंटरफेस मतलब आपका वो जो क्या बोलते हैं इंटरफेस कनेक्शन, जैसे आप वो करते हो ना फंक्शंस एंड रिस्क, क्या बोलते हैं इंटरफेस विद द सिस्टम्स इन केस ऑफ मल्टीपल सिस्टम्स, आप किस तरीके से सिस्टम्स के साथ इंटरैक्ट करते हो। फिर आपका ये सिस्टम इन हाउस है या पैकेज्ड है। इन हाउस या पैकेज की जब बात करते हैं, सो इन हाउस या पैकेज मतलब क्या है, अपन ने इस सिस्टम को खुद से डेवलप किया है या मार्केट में ये रेडीमेड अवेलेबल है। फिर उसमें आपने आउटसोर्स क्या क्या एक्टिविटीज करी, आपने व्हाट ऑल एक्टिविटीज हैव यू आउटसोर्स, उसका मेंटेनेंस जो आप देते हो ना, या सपोर्ट सर्विसेज। एंड इसमें की पर्संस, बराबर, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर, चीफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेटर्स, की जो पूरे सिस्टम्स को मैनेज करते हैं, बराबर। कहीं कुछ दिक्कत हो गई तो यहां पे मैनेज करते हैं। तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा, हमें इन सब बातों का हमें क्या करना है, इन सब बातों का अंडरस्टैंडिंग लेना है। आंखें बंद करो, अभी आंखें बंद करके एक कंप्यूटर रूम में जाओ, कंप्यूटर रूम में जाके आप देखो, सबसे पहले आपको दिखेगा अच्छा एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है, बराबर। उस इंफॉर्मेशन सिस्टम को जाके पूछो कि तेरा पर्पस क्या है, तू काहे आया है, फिर ये कहां लोकेटेड है, अच्छा लैंड वैन मैन है क्या, ये आगे जाएंगे और देखेंगे कि इसका आर्किटेक्चर कैसा है, डेस्कटॉप बेस्ड है, क्लाउड बेस्ड है, एप्लीकेशन बेस्ड है कैसा। फिर इसके अंदर और जाइए और देखिए उसका वर्जन क्या है, उसका इंटरफेस देखिए, फिर देखिए कि वो इन हाउस या पैकेज है, इसको मेंटेन कौन करता है, आउटसोर्स किया गया है क्या कुछ इसको, और इसको संभालने वाला कोई व्यक्ति कौन है। अब आप समझने की कोशिश कीजिएगा, एकदम सिंपल है। फिर से अब सिर्फ इमेजिन कीजिए, ये सारे पॉइंट्स आपको समझो, एग्जाम में आपको सिर्फ इसको याद कैसे करना है, डायरेक्ट डायरेक्ट एक कंप्यूटर रूम में घुसना है। मतलब कैसा, इमेजिन मेमोरी पैलेस है इधर आपका, क्लास में मैंने बताया था ये बहुत भारी ट्रिक है मेमोरी पैलेस वाला। तो मेमोरी पैलेस आपने क्या करना है यहाँ पे, बोलो क्या करेंगे अपन,
जाएंगे कंप्यूटर रूम में, देखेंगे कि कौन सा इंफॉर्मेशन सिस्टम है, उसको जाके पूछेंगे तेरा पर्पस क्या है, तो फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल के लिए है, फिर तू लोकेटेड कहाँ है, तेरा आर्किटेक्चर किस तरीके से है, फिर तेरे अंदर जो वर्जन है वो क्या है, किस तरीके से तू इंटरेक्ट करता है, इंटरफेस क्या है तेरा, फिर तू हमने खुद से बनाया तुझे या तो बाहर से आया है, और बाद में इसको मेंटेन करने के लिए आउटसोर्स करते हैं या नहीं करते हैं, और इसके की पर्संस कौन से बोलो डन है कि नहीं, एकदम बोलो यस और नो, यस खलास। सिंपल सी बात है एकदम भाई, कोई टेंशन नहीं है। सो इस सब का अपन ने क्या करना है बॉस, इस सब का अपन ने अंडरस्टैंडिंग लेना है, बराबर। मैंने आंखें इसके लिए खोली थी बेटा कि मैं चेक कर रहा था कि तुम्हारी आंखें बंद है कि नहीं है, समझे ना बाबू। हाँ, बहुत तेज हो रहे हो। हाँ, ओके। सो यहां से आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंपनी, जो भी अपन ने किया है। सो इसका अपन ने क्या कर लेना चाहिए, डॉक्यूमेंट कर लेना चाहिए। आई बात समझ में आपको, परफेक्ट है एकदम, यस। सो ये सारी अंडरस्टैंडिंग ले ली, इस सारी अंडरस्टैंडिंग को लेने के बाद अपन ने क्या करना है, इसको डॉक्यूमेंट करना है। अब इस अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद अब आप समझने की कोशिश कीजिए, इससे अब आपको पता चलेगा कि यहां पे क्या क्या रिस्क हो सकता है, बराबर। ये अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद, ये अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद अब आपको पता चलेगा इसके अंदर ये रिस्क आ सकती है ना भाई। देखो आप समझने की कोशिश करो, अब आपको पता चलेगा कहां क्या रिस्क है, कहां क्या रिस्क है, ये आपको ऐसे थोड़ी पता चलेगा। पहले तो आपको समझना होगा कि इनके इंफॉर्मेशन सिस्टम्स कैसे, तो अपन ने समझ लिए। अब उसका पूरा, अच्छा ये वर्जन यूज कर रहा है तू, अच्छा ऐसा लोकेशन है, अच्छा इसके लिए यूज करते हो, ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ये जब सब समझेगा ना तब आपको पता चलेगा इससे रिस्क क्या होगी। अरे तुम समझे क्या नहीं समझे, अरे तुम समझे कि नहीं समझे। अब आपको चैप्टर का सीक्वेंस और चैप्टर का स्ट्रक्चर भी समझना बहुत जरूरी है। सिर्फ कॉन्सेप्ट अरे कॉन्सेप्ट तो अपन तोड़ पढ़ाते ही, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, बट इसके साथ साथ आप समझने की कोशिश करो, ऐसा रिदम लगता है ना, पूरा चैप्टर सीक्वेंस में याद होता है। लोग बोलते हैं इसको कि हर्षद सर से क्लास में रटवाते हैं, भाई साहब रटवाना अपनी फितरत नहीं है, याद हो जाता है, उसमें मेरी गलती नहीं है, समझ रहे ना, बहुत भारी बोला है मैंने ये लाइन। हाँ, अपन रटवाते नहीं है कोई चीज। अरे भाई वो अगर मैं लॉजिकली उसको अगर आपके दिमाग में मैप कर दूंगा और आपके दिमाग में अगर वो फिट हो जाएगा, इसमें मेरी क्या गलती है बॉस। अब लोगों को नहीं आता तो बोलते हैं हर्षद सर सिर्फ रटवाते, चलो भगो यहां से हट। सो यहाँ पे आप समझने की कोशिश करो, ऑडिटर। अब ये पूरा अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद, आई बात समझ में, ये पूरा अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद अब क्या हो जाता है, अपने को रिस्क पता चलेगी ना, वर्जन आउटडेटेड यूज कर रहा है, वर्जन आउटडेटेड यूज कर रहा है, मतलब ये रिस्क आएगी, बराबर। उसके बाद आप समझने, अच्छा तुमने आउटसोर्स किया है मेंटेनेंस के लिए, गुड, तो रिस्क कंपैरेटिवली कम है। अच्छा आउटसोर्स नहीं किया है, तुम ही करते हो, शायद तुम ही तुम्हारी गलती नहीं ढूंढ पाओगे, तो कुछ यहां पे दिक्कत है। तो ऐसे करते 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 आपको क्या हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद आप रिस्क को भी समझ लोगे। इसमें आप क्या समझोगे बॉस, आप समझने की कोशिश कीजिए, आपको पता चलेगा देयर इज इनएक्यूरेट प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, इनएक्यूरेट प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, और प्रोसेसिंग इनएक्यूरेट डेटा, और बहुत, अरे बहुत भारी बोला ये तो लाइन। आप समझने की कोशिश करो, एक तो आपको क्या समझेगा, अच्छा इसमें प्रोसेस ऑपरेशन में, अरे आप गलत डेटा प्रोसेस कर रहे हो, या जो डेटा सही डेटा है बट उसको गलत तरीके से प्रोसेस कर रहे हो। आप समझ रहे बात को, यहाँ पे बहुत 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 सिंपल चीज है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप एक तो जो डेटा है ना, बराबर, वो डेटा सही है बट उसको जो प्रोसेस करने का जो तरीका है वो गलत है, बराबर कि नहीं। या तो जो आप प्रोसेसिंग कर रहे हो वो इनएक्यूरेट डेटा है ले रहे हो, बराबर, कि सिस्टम ने आपको गलत डेटा दे दिया है आपको। तो दोनों चीजें हो सकती है, तो आप समझने की कोशिश कीजिए यहां पे रिस्क नंबर वन, कि क्या रिस्क नंबर वन क्या है, इनएक्यूरेट प्रोसेसिंग ऑफ डेटा और प्रोसेसिंग इनएक्यूरेट डेटा, पॉइंट नंबर वन। सेकंड क्या कहता है, अनऑथराइज्ड एक्सेस टू डेटा, अनऑथराइज्ड एक्सेस टू डेटा, मतलब आप समझ रहे हो, आपको पता है ना वो ट्रोजन हॉर्स, आईटी में पढ़ते हो ना आप, ट्रोजन हॉर्स, कि भाई वो क्या करता है, आपके सिस्टम के अंदर घुस जाता है, देखता है तू इंफॉर्मेशन ये कर रहा है, और वो चुपके से सबको क्या देगा, वो डेटा देते जाएगा। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, डीडीसी, डायरेक्ट डेटा चेंजेस, बैकएंड चेंजेस में, बराबर के नहीं, कोई भी आ जाएगा बैकएंड से आपके कोडिंग्स चेंज कर देगा। फिर उसके बाद एक्सेसिव एक्सेस और प्रिविलेज्ड एक्सेस, जो मास्टर कार्ड होते हैं जिसके पास फुल पावर होता है, सबका कुछ चीजें होती है, बराबर। फिर लैक ऑफ एडिक्वेट सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, काम बांटा नहीं गया है, बराबर। फिर अनऑथराइज्ड चेंजेस टू सिस्टम्स और प्रोग्राम्स, बराबर, सिस्टम्स या प्रोग्राम्स में ही चेंजेस कर देगा, जैसे आपको वो पता है ना, क्या बोलते हैं उसको 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 क्या बोलते हैं यार, वो कौन सा है वो, रैंसमवेयर, हाँ रैंसमवेयर,
क्या करता है वो रैंसमवेयर आके डायरेक्टली आपके, रैंसमवेयर क्या करता है, डायरेक्टली आके क्या कहता है वो, आपके पूरे सिस्टम को हैक कर देगा, चेंज कर देगा सिस्टम में, बोलेगा अगर तुमको चाहिए तो तुम क्या करो भैया, आप क्या दे दो, पैसा दो हमको, बराबर। देन फेलियर टू मेक नेसेसरी चेंजेस, मतलब आप क्या नहीं करोगे, अपडेट नहीं करोगे उसको, आप अपडेट नहीं करोगे तो दिक्कत आ जाएगी, बराबर के नहीं। एंड लॉस ऑफ डेटा, मतलब आपका डेटा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, गायब हो जाएगा आपका डेटा। सो आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ये सब रिस्क है, डेटा डिलीट भी हो सकता है ना बॉस, उसमें क्या कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते ना। सो ये सारी रिस्क आ सकती है, आपका डेटा कोई चेंज कर सकता है, आपका डेटा को कोई एक्सेस कर सकता है, कोई किसी को ज्यादा एक्सेस मिल गया तो उसको भैया मजा आ जाएगा, सेग्रीगेशन नहीं हो पाएगा। तो बॉस आप समझने की कोशिश करो, दीज आर व्हाट द डिफरेंट डिफरेंट रिस्क दैट मे कम इनटू पिक्चर। और ये आपको कब समझेगा, ये आपको कब समझेगा, आप समझने की कोशिश करो, ये आपको कब समझेगा बॉस, ये आपको समझेगा कब, जब आप सिस्टम का अंडरस्टैंडिंग लोगे तब। यहां तक आपको दिक्कत है क्या कोई, बराबर, बोलो, यहां तक कोई दिक्कत है आपको, नहीं ना, एकदम आसान है, एकदम सही है, परफेक्ट है एकदम। सो अब यहां से आगे बढ़ेंगे, अब पूरा अपने को पता चल गया है, सीक्वेंस समझो, सीक्वेंस समझो। मैं आया और मुझे पता चला, रिवाइज कर रहा हूं, रिवीजन के अंदर रिवीजन चैप्टर का, अब हो ही जानते हो ये चैप्टर डिफिकल्ट लगता है ना आपको, भाई इसको इतना इजी बनेंगे ना आप बोलोगे वाह गजब। तो बॉस आप समझने की कोशिश कीजिएगा, आप आए और आपने देखा कि बॉस बिजनेस है ना, बिजनेसेस आईटी को यूज करते हैं, वेरी गुड, वो उससे बेनिफिट डिराइव करते हैं, कंप्यूटेशन, कैलकुलेशन, पॉलिसीज, डिसीजंस, रिपोर्ट्स सब में यूज करते हैं, वेरी गुड। फिर हम लोग और आगे गए और देखे यार मुझे भी कभी कभी है ना आईटी को यूज करना है अपने ऑडिट करने के लिए, हमने बोला हाँ करो। तो अब जब पता है कि आईटी को यूज करने का है तो है, तो अब अपन आईटी के सहारे ऑडिट करेंगे। तो अब उसके लिए सबसे पहले ऑडिट करना है तो अपन ने क्या करना पड़ेगा, अपन को सबसे पहले देखना पड़ेगा कि इस बिजनेस के अंदर कौन सी आईटी यूज होती है, तो उसको अपन ने अंडरस्टैंडिंग लेना है, अंडरस्टैंडिंग ले लिया, हाउ सर ले लिया, अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद क्या पता चलेगा सर, रिस्क पता चलेगी। अब रिस्क पता चलने के बाद क्या होगा सर, रिस्क पता चलने के बाद मैं देखूंगा उसका इंपैक्ट कहां कहां कितना कितना होता है समझा क्या, रिस्क पता चलने के बाद, रिस्क पता चलने के बाद, ध्यान से तो सुनो, रिस्क पता चलने के बाद हमें क्या पता चलेगा कि इस रिस्क का इंपैक्ट कहां कहां कितना कितना आएगा, आई बात समझ में। सो इंपैक्ट आपके कंट्रोल्स पे कितना आएगा, आपके सब्सटेंटिव ऑडिट पे कितना आएगा, और आपके रिपोर्टिंग पे क्या क्या इंपैक्ट आएगा। अरे भैया समझे नहीं समझे, बताओ कॉन्सेप्ट यहां तक समझ में आएगा, चलो यस और नो में बताओ इतना मुझे, तो फिर मैं ये ए बी सी वाले जो 3 पॉइंट है इंपैक्ट वाले वो मैं आपको डिटेल में समझाता हूं, बट फ्लो आपको समझ में आएगा बाबू, फ्लो समझ में आएगा। वेटिंग, आई एम वेटिंग फॉर यू, आई एम वेटिंग फॉर यू। सो अब अपन क्या कहते हैं कंट्रोल्स के ऊपर, सिंपल, एकदम सिंपल, एकदम सिंपल, एकदम ध्यान से, कैनॉट इंपैक्ट ऑन कंट्रोल्स पहले पढ़ेंगे, पहले कंट्रोल्स पे इंपैक्ट पढ़ेंगे, कैनॉट रिलाई ऑन द कंट्रोल्स। अगर रिस्क है ना बॉस, तो हम लोग उन कंट्रोल्स पे भरोसा नहीं रख सकते। कौन से कंट्रोल्स पे, ऑटोमेटेड कंट्रोल्स पे भरोसा नहीं रख सकते। मतलब जो ऑटोमेटेड कंट्रोल्स कौन से होते हैं, जो सिस्टम खुद ही लगाता है, आई बात समझ में, जो सिस्टम खुद ही लगाता है। मतलब जैसे सिस्टम के अंदर है कि सिस्टम अगर तुमने रॉन्ग पासवर्ड बहुत बार डाल दिया तो सिस्टम बोलता है जा मेरे को नहीं खेलना तेरे साथ, वो अपने आप से क्या करता है ब्लॉक कर देता है, वो बोलता है जा 2 मिनट बाद आ। आपके फोन के साथ हुआ होगा ना कभी, आपके बच्चे या कोई आपके बच्चे, मतलब आपके घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, वो कभी आपके फोन अगर ले ले अगर वो गलत पासवर्ड डाल दे तो सिस्टम क्या बोलता है, भाई अब 10 मिनट बाद ट्राई कर लियो, फोन डिसेबल हो गया, 10 मिनट बाद ट्राई कर लियो, अब नहीं खेलना, वैसा। तो अब अगर वो कंट्रोल्स बेकार है तो हम लोग उन कंट्रोल्स पे भरोसा नहीं कर सकते। दूसरा क्या बोलता है, आईटी डिपेंडेंट मैनुअल कंट्रोल्स। अब व्हाट इज आईटी डिपेंडेंट,
अब सिस्टम के अंदर कंट्रोल लगे हैं कि वो आपको एक्सेप्शन रिपोर्ट निकाल के देगा, मतलब डेटा का एजिंग वाला, कौन से करंट है कौन से नॉन करंट है। बट अगर वो सिस्टम ही अगर बेकार है तो सिस्टम ने दिया हुआ जो रिपोर्ट है और उस रिपोर्ट से लेने वाला जो एक्शन है सर, उस पर भी तो भरोसा नहीं कर सकते। सो आईटी के ऊपर निर्भर है जो मैनुअल कंट्रोल सर, उस पर भी भरोसा नहीं कर सकते, बराबर के नहीं, उस पर भी हम लोग भरोसा नहीं कर सकते। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, इसमें अपने को क्या करना पड़ेगा, सिस्टम्स एंड डेटा रिपोर्ट शुड बी टेस्टेड सब्सटेंटिवली फॉर कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी। तो आपको सिस्टम को पूरा थरली चेक करना पड़ेगा, मतलब मोर सब्सटेंटिव ऑडिट आपको करना पड़ेगा। जमी क्या बात आपको। सो इंपैक्ट ऑन कंट्रोल्स क्या आया, अब आपको जब दिख रहा है कि रिस्क भयंकर है तो उस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम बोल देंगे कि भैया हम ऑटोमेटेड कंट्रोल्स पे भरोसा नहीं रख सकते हैं, हम लोग मैनुअल आईटी डिपेंडेंट मैनुअल कंट्रोल्स पे भी भरोसा नहीं रख सकते हैं, कंट्रोल्स को थरली चेक करना पड़ेगा और सब्सटेंटिव ऑडिट के ऊपर भयंकर काम करना पड़ेगा। आई बात समझ में आपको। तो अब सब्सटेंटिव ऑडिट पे इंपैक्ट क्या आएगा बाबू, सब्सटेंटिव ऑडिट पे इंपैक्ट क्या आएगा, हम लोग जो डेटा सिस्टम से मिला है ना उसके ऊपर रिलाई नहीं कर सकते हैं। सब्सटेंटिव मतलब अपने को डिटेल काम करना पड़ेगा, तो सब्सटेंटिव ऑडिट ज्यादा करना पड़ेगा, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इट शुड बी टेस्टेड व्हाट सब्सटेंटिवली फॉर मोर एक्यूरेसी एंड मोर एविडेंस टू बी नीडेड, क्योंकि सिस्टम ने जो दिया हुआ डेटा है उस डेटा पे हम लोग बेटा भरोसा नहीं रख सकते क्योंकि उसमें रिस्क है। तो इसके लिए उस डेटा पे भरोसा नहीं, ज्यादा टेस्टिंग करो, ज्यादा एविडेंस ऑब्टेन करो। भाई सिंपल हो गया ना मामला, बोलो यस और नो, बोलो बोलो यस और नो, यस और नो, यस। फिर उसके बाद नेक्स्ट अपन क्या कहते हैं, इंपैक्ट ऑन रिपोर्टिंग। तो भैया आपने क्या करना है, 265 के अंतर्गत आपने मैनेजमेंट को एंड दोज चार्ज विद गवर्नेंस को रिपोर्ट करना है, कम्युनिकेशन ऑफ वीकनेसेस इन इंटरनल कंट्रोल, बराबर। एंड आपने एसए नंबर 705 के हिसाब से मॉडिफाइड रिपोर्ट आपने देना है। खलास हो गए ना रिपोर्टिंग पे। तो ये तीन बातें, ये तीन इंपैक्ट, ये तीन चीजें, खलास। बताओ बच्चों, बताओ बच्चों, इंपैक्ट समझ में आ गया आपको, एकदम सिंपल है। सो रिस्क पता चलने के बाद, रिस्क पता चलने के बाद तीन जगहों पे इंपैक्ट आएगा। एक कंट्रोल पे इंपैक्ट आएगा क्योंकि उस कंट्रोल पे भरोसा नहीं रख सकते, सब्सटेंटिव ऑडिट पे इंपैक्ट आएगा, ज्यादा चेकिंग करना पड़ेगा, रिपोर्टिंग मैनेजमेंट को बताओ, टीसीडब्ल्यूजी को बताओ और साथ ही साथ मॉडिफाइड रिपोर्ट भी दे दो, खत्म, बराबर, यस। अब बात करते हैं अगले अगले टॉपिक के, टाइप्स ऑफ कंट्रोल। ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में अब जब तुम भैया कंट्रोल को चेक करने जाओगे, समझो बात को, अब जब बॉस तू कंट्रोल को चेक करने जाएगा तुझे खुद को पहले पता होना चाहिए कौन से टाइप के कंट्रोल से, क्यों क्यों पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, हाँ। तो भैया आप समझने की कोशिश करो कौन से टाइप के कंट्रोल्स होते हैं। सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स। कौन से कंट्रोल्स है बाबू, जनरल आईटी कंट्रोल्स, बराबर, ये पूरा लिस्ट है इसका, जनरल आईटी कंट्रोल्स का। फिर एप्लीकेशन कंट्रोल्स है, फिर आईटी डिपेंडेंट मैनुअल कंट्रोल्स है, आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल्स है, बराबर। फिर ये टेस्टिंग और ये इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स, ये तो बहुत आसान है, चैप्टर इज खत्म होने आ गया बस। आखिरी टॉपिक जनरल आईटी कंट्रोल्स, मतलब ये टाइप्स ऑफ कंट्रोल आखिरी टॉपिक है, खलास। अरे कितना आसान चैप्टर है यार, सही है ना एकदम। सो टाइप्स ऑफ कंट्रोल कौन से, जनरल, जनरल रहे, जनरल कंट्रोल मतलब जो सब जगह लगे हुए, तुम समझो बात को। जनरल कंट्रोल, जनरल आईटी कंट्रोल्स मतलब ये किसी एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन पे नहीं है, ये सब जगह लगे हैं। दे रिलेट टू मेनी एप्लीकेशन, दे रिलेट टू मेनी एप्लीकेशन, दे रिलेट टू मेनी एप्लीकेशन। और अगर जनरल कंट्रोल चाहिए तो एप्लीकेशन कंट्रोल से ही चलेगा। अरे समझ, ये जनरल कंट्रोल है, ये जनरल कंट्रोल है, उसके नीचे छोटा छुपा हुआ है ये एप्लीकेशन कंट्रोल है। अगर जनरल अच्छा है ना तो एप्लीकेशन कह सकता है भाई एप्लीकेशन तो अच्छा, मतलब चांसेस इसके बढ़ जाते हैं एप्लीकेशन के चलने के। बट अगर जनरली वही आते तो इसके ऊपर कंट्रोल कमजोर हो जाएगा। आई बात समझ में आपको, हाँ। तो जनरल आईटी कंट्रोल जो है ना, आप समझने की कोशिश कीजिए, इधर एक एप्लीकेशन, इधर एक एप्लीकेशन, इधर एक एप्लीकेशन, इधर एक एप्लीकेशन, और इसके ऊपर लगता है जनरल कंट्रोल जो सब एप्लीकेशन पे लगेगा, सिर्फ इस पे नहीं, सब पे लगेगा। तो भैया जनरल कंट्रोल्स जो है ना, जनरल कंट्रोल्स जो है
दे रिलेट टू व्हाट, मेनी एप्लीकेशंस। आई बात समझ में? अब आप पूछेंगे सर 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 इसका एग्जाम्पल दो ना। सो इसके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं यहाँ पे, डेटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशंस, प्रोग्राम चेंज, एक्सेस सिक्योरिटी, एप्लीकेशन सिस्टम्स, ये उसके अलग अलग कंट्रोल्स है। इसको परवेजिव या इनडायरेक्ट कंट्रोल्स के नाम से जाना जाता है। अब अपने को ये जो अलग अलग जो कंट्रोल्स दिए गए ना, ध्यान से सुन रहे, ये जो अलग अलग कंट्रोल्स है ना, डेटा सेंटर, प्रोग्राम चेंज, एक्सेस सिक्योरिटी, एप्लीकेशन, ये जो अलग अलग कंट्रोल्स है ना, उसके बारे में विस्तार में देख रहा है बेटा, डिटेल दिया गया है। डेटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशन, प्रोग्राम को चेंज कंट्रोल, एक्सेस सिक्योरिटी कंट्रोल, एंड लास्ट में एप्लीकेशन सिस्टम्स एक्विजिशन, मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट कंट्रोल। अब आप एक एक चीजें समझेंगे, ध्यान से सुनना। डेटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशन। बच्चों मुझे एक बात बताओ, आपको पता है डेटा सेंटर क्या होता है? बताओ 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 बताओ, डेटा सेंटर क्या होता है? डेटा सेंटर क्या होता है? व्हाट इज डेटा सेंटर? कोई है क्या स्मार्ट बॉय गर्ल जो मुझे बताएगा कि सर डेटा सेंटर ये होता है? इतना बता दो, बाकी मैं बता दूंगा। डेटा सेंटर बताओ, डेटा सेंटर बताओ, व्हाट इज डेटा सेंटर? बताओ रे, आज रात को गोवा निकलना है, मूड बना दिया हूं मैं। तुम पनवेल जाओ, मैं गोवा जाऊंगा। डेटा सेंटर क्या होता है? जहां पे क्या होता है? डेटा स्टोर होता है। डेटा सेंटर क्या होता है? जहां पे डेटा स्टोर किया जाता है। सो अब ये जो है ना, ये जो अपना कंप्यूटर है, ये जो है ये नेटवर्क है, और इस नेटवर्क के थ्रू अपना एक डेटा स्टोर होता है, और इसको अपन कहते हैं डेटा सेंटर। सही बात है ना? यस। अब मुझे एक बात बताओ, इसके अंदर अपने अलग अलग एप्लीकेशंस होंगे। पीसी के अंदर इस सिस्टम के अंदर अपने बहुत सारे एप्लीकेशंस होंगे। अब मुझे बताओ, इस डेटा सेंटर के अंदर किसी एक ही एप्लीकेशन का डेटा स्टोर होगा या सारे एप्स का डेटा स्टोर होगा? सर ऑब्वियस सी बात है, ऐसी किसी बात कर रहे हो सर? सारे एप्लीकेशंस, ऑल एप्लीकेशंस का डेटा स्टोर होगा। ऑल एप्लीकेशंस का सर, बराबर कि नहीं? ऑल एप्लीकेशंस का डेटा कहां कहां एप्लीकेशंस कहां एप्लीकेशन, सारे एप्लीकेशंस का डेटा स्टोर होगा यहां पे। बोलो यस और नो। तो अब अपन ने कंट्रोल कहां लगाना चाहिए? अब फोकस करो, अब अपन ने कंट्रोल कहां लगाना चाहिए? तो ये जनरल कंट्रोल क्या है कि भैया सारे एप्लीकेशन के जो डेटा है ना, तो इसका नेटवर्क पे जो डेटा एक्सेस करते हैं ये लोग, और ये जो डेटा सेंटर है जहां पे ये डेटा स्टोर है, सब पे कंट्रोल लगा दो। हाँ, समझा गया? जनरल कंट्रोल कहां लगा है? इस नेटवर्क पे और इस डेटा सेंटर पे। ए बॉस, कंट्रोल कहां लगा है? समझा गया आपको? कंट्रोल कहां लगा है? समझा गया आपको? टॉपिक समझिएगा। टॉपिक समझिएगा। कंट्रोल कहां कहां लगा है? कंट्रोल बाबू यहां लगा है, ये पूरा डेटा सेंटर और इस पूरे नेटवर्क पे यहां पूरा कंट्रोल लगा है, बराबर। जनरल कंट्रोल मतलब अपन यहां पे इट इज ऑन ऑल द एप्लीकेशंस, इट इज व्हाट, ऑन ऑल द एप्लीकेशंस, इट रिलेट टू मेनी एप्लीकेशंस। आई बात समझ में आपको? इट रिलेट टू व्हाट, मेनी एप्लीकेशंस। सो यहां पे हम लोग क्या कहते हैं, इसमें इस कंट्रोल में एक्टिविटी क्या होती है कि यहां पे आप समझो बॉस, इसमें एक्टिविटी क्या होती है कि एक तो पहले ओवरऑल मैनेजमेंट, डेटा कैसे स्टोर होता है, कैसे आता है, ओवरऑल अपने को क्या देखना है बॉस? ओवरऑल अपने को देखना है कि यहां पे डेटा किस तरीके से मैनेज होता है। आई बात समझ में आपको? बोलो यस और नो। यस, एकदम सिंपल सी बात है। सो यहां पे अपने को देखना है ओवरऑल मैनेजमेंट, बराबर। डेटा सेंटर इज द एरिया वेयर डेटा इज स्टोर। हाँ बेटा, समझ में आ गया? अब आगे ध्यान दो। तो अपने को इसका ओवरऑल, कि ओवरऑल कंप्यूटर ऑपरेशंस कैसे होता है, इसको अपने को देखना है। सो दैट इज व्हाट इज द फर्स्ट जनरल कंट्रोल,
फिर उसके बाद आप ये सिस्टम जो डेटा जो आपका अपलोड डाउनलोड जो हो रहा है वो किस तरीके से होता है, बराबर। तो ये बैच जॉब्स में होता है क्या, प्रिपेयरिंग, शेड्यूलिंग, एग्जीक्यूटिंग। फिर इस डेटा सेंटर पे बैकअप किस तरीके से लिया जाता है, बराबर, उसका बैकअप की बात करेंगे। फिर उस डेटा सेंटर का परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, मतलब अपन क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस एंड नेटवर्क्स। फिर रिकवरी फ्रॉम फेलियर्स, बीसीपी एंड डीआरपी। व्हाट इज बीसीपी? बीसीपी मतलब अपन क्या कहते हैं बॉस, बोलो भैया। बीसीपी मतलब क्या कहते हैं, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान। बीसीपी मतलब क्या कहते हैं, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान। बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान, बीसीपी मतलब क्या कहते हैं, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान, बराबर कि नहीं। फिर उसके बाद हेल्प डेस्क फंक्शन, सर्विस लेवल अग्रीमेंट्स, वो पूरा डेटा सेंटर को मेंटेन करने के लिए। एंड लास्ट में इन सब चीजों का डॉक्यूमेंटेशन। तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ये सारा का सारा जो है ना, ये जनरल लेवल काम है। डेटा सेंटर को मैनेज करना है, बराबर, डेटा सेंटर का मैनेजमेंट, उसके ऊपर जो काम काज होता है वो उसका किस तरीके से बैच जॉब्स को प्रिपेयर करो, शेड्यूल करो। अब बैकअप्स लेते रहो, मॉनिटर, उसको बैकअप को मॉनिटर करो, बराबर बैकअप लिया जा रहा है कि नहीं जा रहा है डेटा सेंटर का, उसका स्टोरेज बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसका रिटेंशन बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो देखेंगे। परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस, नेटवर्क, ये पूरा का पूरा जो आपका ये है ना, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आपका नेटवर्क, ये आपका डेटा सेंटर, ये सब कुछ बराबर से मैनेज होता है कि नहीं होता, डेटाबेस, बराबर। अगर आपका डेटा सेंटर, डेटाबेस अगर आपका वो फेल हो गया तो आपके पास क्या बैकअप है, क्या आप बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान क्या है, डिजास्टर रिकवरी प्लान क्या है आपका, आपको ये भी तो बताना पड़ेगा उनको। तो ये सारे जो है ना, ये जनरल लेवल कंट्रोल्स है, आप समझे क्या बात को। और ये लगे कहां है, डेटा सेंटर और नेटवर्क ऑपरेशंस पे। डन। सेम लाइन पे प्रोग्राम चेंज। अब होता क्या है प्रोग्राम चेंज, आपके पीसी में कौन रहता है, क्विक हील या वायरस, वो नहीं बात कर रहा हूं मैं। यहां पे आप समझने की कोशिश कीजिएगा, आपके सिस्टम के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स होंगे, आपके सिस्टम के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, बराबर के नहीं, एकदम आराम से। मतलब जैसे मेरे पीसी में आप देखोगे एक स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर है, एक वायरलेस कैमरा है, फिर अपना ये ड्रॉबोर्ड पीडीएफ है जिससे मैं पीडीएफ यूज कर रहा हूं, स्क्रीन रिकॉर्डर है, वन नोट है, बहुत सारे प्रोग्राम्स है जो मैं इस मेरे पीसी में यूज कर रहा हूं। आई बात समझ में। सो अब ये सारे प्रोग्राम्स में यूज कर रहा हूं। अब इस प्रोग्राम्स में कोई चेंज करना चाहता है, चेंज करना चाहता है, कोई भी प्रोग्राम हो, कोई भी प्रोग्राम हो, बराबर। ए सिंपल एग्जांपल, नहीं तो आपका मोबाइल फोन है, आपके मोबाइल फोन में अलग अलग प्रोग्राम्स है, उसके अंदर व्हाट्सएप है, कॉल ऑफ ड्यूटी है, इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है, ऐसे बहुत सारे आपके इसके अंदर मोबाइल के अंदर एप्लीकेशंस है। अब उसमें आपको चेंजेस करना है, उसमें आपको उसको क्या करना है, आपको मॉडिफाई करना है, मतलब आपको उसको चेंज करना है, सिर्फ एक नहीं कोई भी। तो आप क्या बोलते हो, मेरे फोन में मेरे परमिशन के बगैर अपडेट नहीं करना, कौन सा ऐप, कोई भी ऐप, ऐसे ही बोलते हैं ना आप। वही है जनरल कंट्रोल। आपके कोई भी प्रोग्राम चेंजेस करने हैं, कोई भी प्रोग्राम में आपको अपडेशंस करना है, कुछ भी करना है बॉस, उसके लिए हम लोग ने कंट्रोल्स लगाए हुए। और वो कंट्रोल्स क्या है, सबसे पहले हम लोग ने क्या देखना है, चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस, किस तरीके से प्रोसेस होगा, वो प्रोसेस बनाया जाएगा कि पहले कौन व्यक्ति है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका क्या रोल है, पहले वो प्रोसेस सेट करेंगे कि इस तरीके से ही चेंजेस किए जाएंगे। फिर वो प्रोसेस में क्या होगा, सबसे पहले आप रिक्वेस्ट करेंगे, चेंज करने दे यार, चेंज करोगे, रिक्वेस्ट करोगे, फिर वो रिक्वेस्ट होने के बाद आप चेंजेस करोगे, फिर वो चेंजेस होने के बाद उस चेंजेस को आप टेस्ट करोगे, टेस्ट होने के बाद अब उसे अप्लाई करोगे, फिर उसमें कुछ इमरजेंसी या माइनर चेंजेस हो सकते हैं वो करोगे, फिर उसे डॉक्यूमेंटेशन करोगे और यूजर को ट्रेनिंग भी दोगे। तो ये सब जो है ना, कोई भी प्रोग्राम आप चेंज करो, आपको ये कामकाज करना है, ये कंट्रोल लगेगा, ये पॉलिसी, ये एक्टिविटीज आपको फॉलो करनी है। भाई कितना आसान है, स्टेप बाय स्टेप जाओ ना। पहले प्रोसेस, पहले प्रोसेस करना है, बराबर। फिर उसके बाद आप समझो, प्रोसेस करने के बाद आपने वो प्रोसेस में क्या होगा, पहले रिक्वेस्ट करेंगे, फिर चेंज करेंगे, चेंज करने के बाद उसको टेस्ट करेंगे, टेस्ट करने के बाद उसको अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद उसके माइनर चेंजेस अगर करने हैं वो करेंगे, फिर उसका डॉक्यूमेंटेशन करेंगे और यूजर्स को उसका ट्रेनिंग देंगे। एकदम सिंपल है ना यार, स्टेप बाय स्टेप है। तो ये जनरल, कोई भी मेरे अगर प्रोग्राम्स को चेंज करना है तो ये जनरल आईटी कंट्रोल्स है, खत्म हो गई बात। एक्सेस सिक्योरिटी कंट्रोल्स,
अब आपको एक्सेस सिक्योरिटी कहाँ कहाँ, मतलब आपके कोई भी डेटा, आपका कोई भी प्रोग्राम, कोई भी सॉफ्टवेयर, उसको अगर एक्सेस करना है तो एक्सेस के लिए आपको कंट्रोल्स लगाने पड़ेंगे। तो क्या है, सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन कौन है, उसका सिक्योरिटी का मतलब आप समझो क्या क्या सिक्योरिटीज एंड मैनेजमेंट किस तरीके से किया है, उसके पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स क्या है, फिर आपके एप्लीकेशन एप्लीकेशन की सिक्योरिटी, डेटा की सिक्योरिटी, ऑपरेटिंग सिस्टम की सिक्योरिटी, नेटवर्क की सिक्योरिटी, फिजिकल सिक्योरिटी, सब जगह की सिक्योरिटी। भैया आपने सब जगह सिक्योरिटी लगानी है, हर एप्लीकेशन का, हर डेटा का, हर ऑपरेटिंग सिस्टम का। फिजिकल सिक्योरिटी मतलब भैया वो एंट्री वगैरह जो करते हैं वो उसमें। तो आई बात समझ में आपको, सिंपल सी बात है। तो ये एक्सेस सिक्योरिटी एंड एप्लीकेशन सिस्टम को आप एक्वायर करते हो या खुद डेवलप करते हो या उसको मेंटेन करते हो, तो आपने क्या करना है, उसके लिए भी कंट्रोल्स है। तो उसमें क्या है, प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, उसका एनालिसिस और डिजाइन बनाएंगे, फिर उसको बनाएंगे, व्हाइट हैट जूनियर से आप कोडिंग सीखिएगा और फिर आप उसका डेटा बनाए। सिंपल सी बात है, प्रोजेक्ट इनिशिएट करो, बराबर, जब आपको कोई भी प्रोग्राम बनाना है तो प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, उसका डिजाइन बनाते हैं कि किस तरीके से वो दिखेगा, क्या आउटपुट देगा, क्या रिजल्ट देगा, फिर आप उसको बनाते हो, कंस्ट्रक्ट करते हो, मतलब उसके कोड्स राइट करते हो आप, फिर उसका टेस्टिंग करते हो, डेटा को कन्वर्ट करते हो और लाइव हो जाते हो, और फिर उसका क्या करते हो अपन, डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। तो इस सब पे क्या होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। तो भाई ये कुछ नहीं है, ये सिंपल सी बात है। आई बात समझ में आपको, दीज आर व्हाट द डिफरेंट डिफरेंट कंट्रोल्स ओवर हियर। समझे क्या बात को, सिंपल एकदम, यस। तो दीज आर व्हाट द जनरल आईटी कंट्रोल्स। आई बिलीव अब आपके लिए जनरल आईटी कंट्रोल्स एकदम आसान है। यस। एप्लीकेशन कंट्रोल्स, अब ये क्या है, एप्लीकेशन पे लगे हुए कंट्रोल्स हैं, बराबर। जैसे अब आप समझने की कोशिश कीजिएगा, एप्लीकेशन के अंदर, अब स्पेसिफिकली अपन एप्लीकेशन के अंदर जाएंगे। अब जब एप्लीकेशन के अंदर अपन जाएंगे ना, तो मैं आपको बताता हूं, जैसे एक सिंपल चीज अपन बात करते हैं, जैसे आईसीआईसीआई बैंक के पास गए अपन, बराबर के नहीं। अब यहाँ पे अपन लॉगिन करने को बोलते हैं उसको, कि बोलते हैं भाई मेरे को लॉगिन करने का है, करा दे यार लॉगिन। हाँ, तो अब यहाँ पे है ना, ये क्या बोलता है, यूजर आईडी मांगता है, बराबर। अपन यूजर आईडी डालते हैं, हाँ। अब पासवर्ड, एंटर। अब ये क्या बोलता है यहाँ पे, इनवैलिड लॉगिन अटेम्प्ट, प्लीज प्रोवाइड वैलिड क्रेडेंशियल्स टू, देखो यहाँ पे आया ना, इनवैलिड इनवैलिड लॉगिन अटेम्प्ट, प्लीज प्रोवाइड वैलिड क्रेडेंशियल्स टू प्रिवेंट योर लॉगिन फ्रॉम बीइंग डिसेबल्ड। अब आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ये क्या है, कंट्रोल है, ये कंट्रोल है। हेलो, वो कोई मेरा लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं है, कुछ भी डाला है मैंने, कुछ भी पासवर्ड डाला है मैंने, आप इमोशनल होकर घर जाके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ना करें। ठीक है ना। सो आप समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पे क्या है, आपका ये कंट्रोल है सिस्टम के अंदर। तो आप समझो ऐसे बहुत सारे कंट्रोल्स दिखते हैं आपको, मैंडेटरी डेटा फील्ड जो आप स्टार मार्क दिखते हो, या यूजर लिमिट चेक्स, जैसे आप नेटफ्लिक्स या हॉटस्टार यूज करते हो तो कितने लोग यूज कर सकते हैं एट अ टाइम, वो आता है। फिर उसके बाद आप देखोगे कि क्या बोलते हैं, एडिट चेक्स है, वैलिडेशन ऑफ इनपुट डेटा चेक्स, तो आपको वो ये आता है ना, क्या बोलते हैं उसको, कैप्चा कोड आता है। तो वो सारे जो अलग अलग चीजें है ना, उसको अपन कहते हैं क्या बॉस, उसको अपन कहते हैं एप्लीकेशन कंट्रोल्स। आई बात समझ में आपको। सो दे आर व्हाट, ऑटोमेटेड एंड मैनुअल कंट्रोल्स विच ऑपरेट एट बिजनेस प्रोसेस लेवल, जो उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के अंदर है। आई बात समझ में। एंड फिर आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल्स की बात करते हैं। आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल्स मतलब क्या होते हैं, टेक्निकली आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल्स आर व्हाट, मैनुअल कंट्रोल्स, बट वो मैनुअल कंट्रोल्स एक्सरसाइज किए जाते हैं बेस्ड ऑन द रिपोर्ट्स विच आर गिवन बाय व्हाट द सिस्टम्स। आई बात समझ में, उसको अपन कहते हैं आईटी पे डिपेंडेंट मैनुअल कंट्रोल। मैं मैनुअल कंट्रोल कुछ एक्सरसाइज करेगा मैं, बराबर, बट वो कब करेगा, जब मेरे को सिस्टम कुछ रिपोर्ट देगा, उसके बेसिस पे मैं मैनुअल कंट्रोल एक्सरसाइज करूंगा। तो उसको अपन कहते हैं क्या, उसको अपन कहते हैं आईटी डिपेंडेंट मैनुअल कंट्रोल्स। डन। ये टेस्टिंग मेथड, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन वगैरह वो सब अपना बेसिक पॉइंट है, खत्म। बोलो। डन। So here we complete with what, chapter number 6 as well.